शालिनी जी नमस्ते। आज देखिए एक इत्तेफाक है कि आप इलाहाबाद में आई हैं और बहुत कम समय के लिए हमारे बीच में हैं, लेकिन एक संयोग है कि मुझे लगा इस कम समय का भी उपयोग किया जाए और कम से कम आपसे कुछ बातचीत तो कर ही दी जाए। ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं। और मैंने आपको पहली बार तब जाना था जब आपने कैंसर ग्रस्त स्तर पे लिखी हुई एक कविता पर आलोचना लिखी थी और वो काफ़ी चर्चित हुई थी, उस पर काफ़ी बातचीत होने लगी थी। और उससे मुझे पता लगा कि शालिनी माथुर हैं कोई जो लखनऊ में रहती हैं और उन्होंने इस कविता पर और एक और कविता पर काफ़ी लंबी आलोचकीय टिप्पणी लिखी। इसमें उन्होंने बाकायदा इस बात को अपनी बात को इस्टेब्लिश भी किया। तो उसका नाम था व्याधि पर कविता या कविता की व्याधि। जी हाँ, जी। और काफ़ी लोगों के बीच में इस लेख को पढ़ा गया, पढ़ाया गया। फिर आपका दूसरा लेख जो मुझे पढ़ने में आया, आगे पीछे हो सकता है ये, वो था नवरीतिकालीन संपादक और उनके चीयर लीडर्स, है ना। तो ये भी उतना ही चर्चित रहा और इसकी भी भरपूर, इस पर मुझे लगता है साल 2 साल 3 साल तक शायद बात होती रही। और तीसरा लेख आपका जो पहला लेख है आपका 2008 में आया, नारीवादी आंदोलन पर एक नारीवादी का अंतर्दर्शन जी। तो ये 3 महत्वपूर्ण लेखों के साथ हम जानना चाहेंगे कि शालिनी माथुर जी आखिर क्या हैं, क्या लिखती हैं, क्या पढ़ती हैं और क्या करती हैं। थैंक यू। आपने ये 3 लेख पढ़े और उनकी चर्चा, जिक्र आपने उठाया। मैं खुद अपने आप को एक नारीवादी के रूप में देखती हूँ, नारीवादी चिंतक, विचारक और नारीवादी कार्यकर्ता के रूप में देखती हूँ। और नारीवादी आंदोलन, चाहे उसकी निंदा हो, चाहे उसकी प्रशंसा हो, चाहे वो चल रहा हो या ना चल रहा हो, लेकिन मैं ये मान के चलती हूँ कि एक नारीवादी आंदोलन है जो लगातार चल रहा है। भले ही उसकी रूट्स हम ये मान के चले कि वेस्ट से शुरू हुई, लेकिन उसकी कुछ झलक हमें महादेवी वर्मा की राइटिंग्स में भी गद्य में दिखाई देती हैं। मतलब बल्कि उनके जो कुछ लेख हैं वो तो जब सिमोन दी बोआ का द सेकंड सेक्स लिखी गई उससे भी 2 साल पहले के हैं। लेकिन वो जो आंदोलन है, नारीवादी आंदोलन, उसका मैं अपने को हिस्सा मानती हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा के विरुद्ध काम करती रही हूँ। और सुरक्षा नाम का हम लोगों का एक स्वयंसेवी संगठन है जो 1985 से चल रहा है और परिवार परामर्श केंद्र है, जिसमें हम लोग घरेलू हिंसा के केसेस का निवारण करते हैं, कोर्ट कचहरी तक में केसेस ले जाते हैं, समाज में इसके बारे में जागृति करते हैं और किशोर किशोरियों से लेके युवाओं के बीच में इन विषयों पे चर्चा करते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिस पे कोई बात नहीं करता है। कैसे पढ़ें, कैसे लिखें, कैसे जॉब्स करने लगें, और हद से ज़्यादा जातिवाद के खिलाफ भी लोग बोलते हैं, संप्रदायवाद के खिलाफ भी लोग बोलते हैं। लेकिन जो ये लिंग आधारित भेदभाव है, ये हर जाति में, हर संप्रदाय में, हर समाज में, अमीर में, गरीब में, हर वर्ग में किसी न किसी तरह से विद्यमान है, वो छुपा भी हुआ है। तो जो हमारा ये जो हस्तक्षेप था 2008 में, जो नारीवादी आंदोलन पर एक नारीवादी का अंतर्दर्शन है, ये मेरा पहला लेख था। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि मैं साहित्य की पाठिका तो रही हूँ बहुत पहले से। जब मैं 10th पढ़ती थी तब से धर्मयुग नाम का मैगजीन आता था, तो हमने सारी राइटिंग्स, वुमेन राइटिंग्स भी और जो भी अच्छी राइटिंग मानी जाती थी सब हम लोग पढ़ते थे। तो साहित्य अलग चल रहा है, समाज अलग चल रहा है। समाज में जो भेदभाव हो रहा है और जो चीज़ें हो रही हैं उसकी कोई झलक हमारे साहित्य में दिखाई नहीं दे रही है। उस वक़्त मैंने ये लेख लिखा था और इसको साहित्यिक मैगजीन कथादेश में ने छापा था। और ये जब लेख छपा उसके बाद करीब 3-4 महीने तक बड़ी से बड़ी महिला लेखिकाएँ, जो महिला लेखिकाएँ नहीं मतलब लेखिकाएँ सॉरी, मन्नू भंडारी और मृणाल पांडे और बहुत सारी लेखिकाओं ने इस बारे में, दीप्ति गुप्ता, इन सब लोगों ने बहुत दिनों तक उसके ऊपर चर्चा की और वो चलता रहा। उसके बाद जो आपने 2 लेख कहे, मैं ये देखती रही कि एक और तो बड़ी मुश्किल से महिलाएं निकल रही थी घर से, नौकरी कर रही हैं, पढ़ के कमा भी रही हैं, बच्चे भी पाल रही हैं, दोहरी जिम्मेदारी निभा रही हैं। जो जिसको कहते हैं जन चेतना का जो प्रगतिशील
मैगज़ीन था हंस, उसमें राजेंद्र यादव एक ख़ास किस्म की कहानियाँ छाप रहे थे और उन्होंने होना सोना टाइप का कुछ एक टाइटल से एक संपादकीय भी लिखा और उसी प्रकार का लेखन वो एनकरेज कर रहे थे। तो उसके लिए मैंने वो लेख लिखा, नवरीतिकालीन संपादक और उनके चीयर लीडर्स। तो चीयर लीडर्स होते थे कि जैसे क्रिकेट कोई खेल रहा होता तो कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और कुछ महिलाएं जो थीं वो लगभग निर्वस्त्र होके उनको प्रोत्साहित करती थी। तो मैंने वो वर्ड इस्तेमाल किया ख़ास करके कि आप एक ख़ास किस्म की बात कर रहे हैं उस समाज में जिसमें अभी भी लोग अर्धशिक्षित हैं। आधे लोग अपने देश में आज भी मुश्किल से 10% लोग शिक्षित हैं और 90% लोग अशिक्षित ही हैं। 60% लोग साक्षर हैं, साक्षर को शिक्षित तो नहीं कह सकते। ऐसे ज़माने में जहाँ भी हम लोगों ने पर्दा प्रथा और इन सब से मुक्ति पाने की थोड़ी बहुत कोशिश की है, वहाँ पे ये सब होने लगा। तो मैंने वो लेख लिखा था और ये साहित्य में स्त्रियों को एनकरेज किया जाना चाहिए, उनका स्थान मिलना चाहिए। लेखिकाएं भी लिखें, लेकिन लेखिकाओं के आने का मतलब उनकी जो उपस्थिति सिर्फ वो शयन कक्ष और उसकी प्रक्रियाओं पे सीमित रहे, इस बात के ऊपर उठा के मैंने वो लेख लिखा था, जो कि वो भी बहुत चर्चित हुआ। जी, आपकी जो मुख्य भूमिका रही है वो जितना मैं समझ पा रही हूँ, जितना मैंने जाना है, वो आलोचक की रही है। आलोचक यानी कि साहित्य की उंगली पकड़ के कभी कभी उस रास्ते पर ले आना जिस पर हम चाहते हैं कि हाँ समाज में ये हो रहा है और आप यहाँ पर उंगली रखिए, आप इधर देखिए, आप इधर भी देखिए, है ना। आलोचक का वो काम। तो एक आलोचक के तौर पे एक तो महिला आलोचक बहुत कम देखने को मिलती हैं, सक्रियता उनकी बहुत कम है। एक तो चीज़ ये, हालांकि अब कहानी कविता लेखन जो सर्जनात्मक लेखन है उसमें महिलाओं की उपस्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और सोशल मीडिया के आने के बाद चूँकि लिखना सुलभ हो गया है, आपको मंच मिल जाता है, आपको प्रकाशन के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता, कम समय का भी आप उपयोग करके लिखने के तरीके आसान हुए हैं। अब आपको पहले की तरह कागज़ पेन सारे इंतज़ाम करके नहीं बैठना पड़ता, आपके पास मोबाइल है, आप सीधे वर्ड पैड पर लिख सकते हैं। और साक्षरता बढ़ी है, महिलाओं की शिक्षा बढ़ी है, तमाम आंदोलन हुए हैं, तो भीतर से वो चेतना भी आई है कि हमें लिखना चाहिए। तो बहुत सारी वजह हैं जिन वजहों से महिलाओं का सृजनात्मक लेखन बढ़ा है, लेकिन आलोचना में महिलाएं अब भी बहुत कम हैं। तो मैं आपसे 2-3 बातें जानना चाहूँगी जिनका आप अपने हिसाब से उनको क्रमबद्ध तरीके से लगा के, या जैसे आपका मन हो वैसे आप उस पर बात करिएगा। एक तो ये कि आलोचना में महिलाओं की क्या स्थिति है, और दूसरा ये कि क्या महिला नज़रिए का आलोचना पर खास फर्क पड़ता है। जो भी आलोचना है उस पर जब स्त्री लिखती है तो क्या उसकी दृष्टि कुछ अलग होती है। और तीसरी बात ये कि स्त्री को आलोचक के बतौर जब वो अपना काम शुरू करती है तो उसके सामने क्या चुनौतियाँ होती हैं, उसके क्या अनुभव होते हैं, क्या वे अनुभव सामान्य पुरुष आलोचक से भिन्न होते हैं, और बाकी जो आपका मन कहे वो आप इन बातों में शामिल करिएगा। ये आपने एक बहुत ही जटिल और बहुत महत्वपूर्ण सवाल रखा। जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं तो अपने को एक नारीवादी मानती रही और मुझे लगा कि जो नारीवादी आंदोलन से जुड़ के हमारे जो अनुभव होते रहे समाज में, उनको हमें साहित्यकारों के बीच में भी लाना चाहिए और जो लोग साहित्य पढ़ते हैं उनको भी पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है, कि वो लिख कुछ और रहे हैं, हो कुछ और रहा है। लेकिन ये जो आलोचना वाला क्षेत्र है, ये 2-3 लेख लिखने के बाद मैंने बहुत कई कहानियों की, उपन्यासों की, फिल्मों की, जैसे एक मेरा लेख था साहब बीबी गुलाम और लाइफ इन अ मेट्रो, इन दोनों कहानियों, इन दोनों चीज़ों को साथ में रख के मैंने एक आलोचनात्मक लेख लिखा। इसी तरह से त्रिपुरारी शर्मा जो NSD में पढ़ाती हैं, उनका नाटक रंगभूली, उसको रख के, तो ये जो फिल्म, साहित्य, कहानियाँ, नाटक, ये मेरे लिए एक सूत्र की तरह हुए। मैंने एक्चुअली इनकी आलोचना समीक्षा ना करके इनको एक सूत्र की तरह उठाया जिसके बहाने मैं एक पूरे समाज के ऊपर टिप्पणी कर सकूं। तो वो देखने में ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी कहानी के ऊपर लिखा है, लेकिन वो कहानी हमारे लिए साहब बीबी गुलाम एक कहानी है, लेकिन वो उस ज़माने में जब ज़मींदारी हट रही थी, अंग्रेज़
आ रहे थे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बन रहा था, तब उस कलकत्ता के पूरे समाज की जो बात कह रही थी, तो उसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। और वो स्थिति आज बदली है कि नहीं बदली है, इसके रूप में रही। तो जो आपने ये वाली बात उठाई कि आलोचना के क्षेत्र में महिलाएं कम हैं, ये एक दूसरा विषय है। हमारे मुझको लगता है हिंदी में जो पूरा साहित्यिक सीन है, इसमें पुरुष वर्चस्व बहुत ज़्यादा है और कंट्रीब्यूशन ऑफ विमेन बहुत हुआ। इन द सेंस कि मैं बताऊं, जब मैं 10th इंटर में पढ़ती थी तब से मैं देख रही थी कि महिलाएं लिख रही थी लगातार, बहुत सारी, मतलब उषा प्रियमवदा, मनु भंडारी से लेके, और अब जो आजकल आधुनिक लेखिकाएं लिख रही हैं, उन सब ने कभी लिखना छोड़ा नहीं, वो लगातार लिखती रही। बहुत महत्वपूर्ण कहानियाँ, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास और ऐसे विषय लाई जो विषय पुरुषों ने उठाए ही नहीं थे। क्योंकि जिसको हम कहते हैं स्त्री दृष्टि, मैं ये बात मान के चलती हूँ कि कोई व्यक्ति जहाँ से खड़ा होकर चीज़ को देखता है तो उसका परिप्रेक्ष्य बदल जाता है। तो जहाँ पे खड़ी होकर वो देख रही थी कि अगर हम छोटी बहू के दृष्टि से कलकत्ते को देखेंगे तो कलकत्ता कुछ और है, और जो कहीं बाहर नवाब हैं उनकी दृष्टि से देखेंगे तो कलकत्ता कुछ और है, और जो अंग्रेज़ वहाँ आ रहे हैं उनकी दृष्टि से कलकत्ता कुछ और है। तो वही चीज़ की जो महिलाएं, घरेलू महिलाएं, तो शुरुआत की जो कहानियाँ तो महिलाओं ने वो लिखी जो जिनको मैं कहती हूँ हिंदी की MA पास लेखिकाएँ, जो पढ़ लिख के MA पास करके पढ़ी लिखी आई थी और जिन्होंने पढ़ी लिखी लोगों के लिए कहानियाँ लिखी थी। प्रारंभ में तो वो कहानियाँ लिखी गईं, उनमें ग्रामीण अंचलों की चीज़ें और वो चीज़ें कम थी, क्योंकि एजुकेटेड विमेन ने कहानियाँ लिखनी शुरू की थी। मेरी बहुत बड़ी शिकायत भी रही, वो आज भी है, कि जो हमारे आलोचना का क्षेत्र है वो पुरुषों द्वारा, मतलब पुरुष वर्चस्व उसमें रहा है। तो ये है कि क्योंकि पुरुषवादी समाज है और हमारा नॉर्थ इंडिया में पुरुषवादी समाज है भी, महिलाएं की शिक्षा भी कम हुई है। लेकिन अगर आप पुरुष आलोचक हैं तो आप स्त्रियों की कहानियों को कोई महत्व ही नहीं देंगे। मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी भी, या जिस व्यक्ति को हम आलोचक कहते हैं, उन्होंने महिलाओं की कहानियों पे कभी कोई महत्वपूर्ण काम किया हो। बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा दया कर देंगे तो वो कृष्णा सोबती की कोई कहानी ले लेंगे जो कि जेंडर न्यूट्रल होगी, और बाकी जो स्त्रीवादी दृष्टि से लिखी हुई कहानियों को उन लोगों ने बहुत बुरी तरह से निगलेक्ट किया, आलोचकों ने। तो अब जब ये रोहिणी अग्रवाल भी अब आलोचना के क्षेत्र में है और अच्छा नाम है, तब मुझे लगा, और मुझे इस बात का बड़ा अफसोस होता है कि अगर हम महिलाओं के काम के ऊपर लिखें तो मैं लिखूं कि मैं एक महिला हूँ, रोहिणी अग्रवाल लिखें कि वो एक महिला है, और पुरुष ये मान के चलेंगे कि ये तो ऐसे ही लिख रही हैं। तो जो मुझे लगता है कि महिलाओं ने जो पर्सपेक्टिव लाके दिया, औरत का काम करने के लिए घर से निकलना, औरत का कमाना, और कमाती हुई औरत के साथ आदमी कैसे रहेगा ये देखना, इसके ऊपर एक ही नाटक था आधे अधूरे, जो मोहन राकेश ने लिखा। और मैं उसके बाद में, अब मोहन राकेश नहीं है इसलिए मैं उनको उस तरह से नहीं कहना चाहती, लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ेगा कि वो भी एक बहुत पुरुषवादी दृष्टि से लिखा हुआ नाटक है, जिसमें आपको देख के लगेगा कि क्योंकि औरत भी कमाने लगी और आगे बढ़ गई और घर से निकलने लगी तो आदमी को बहुत ही बुरा लगा और उसका बिल्कुल हताहत हो गया। तो मुझे ये चीज़ लग रही है कि जो अब समाज जितनी तेज़ी से बदल रहा है, अब पिछले 20-25 सालों में जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी आई है और लड़कियां पुरुषों के माने जाने वाले क्षेत्रों में भी बहुत आ गई हैं, तो इसमें जितना आलोचना के क्षेत्र में महिलाओं को आना चाहिए और उनको जितनी महत्व उनको जितना मिलना चाहिए साहित्य में, उतना नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, पुरुष जब आलोचना करते हैं और स्त्री जब आलोचना करती है तो क्या टूल्स बदल जाते हैं? मतलब आपके देखने के मानक अलग होंगे, उनके देखने के मानक क्या अलग होंगे, ऐसा कुछ?
यहाँ पे मैं ये बात ज़रूर मेंशन कर दूँ कि मैं जिस चीज़ को हिंदी जगत कहते हैं एग्जैक्टली हिंदी में एमए करके हिंदी में पीएचडी करके आना, उससे नहीं आई हूँ। मैं एक समाज सेवी हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही अपने को देखती हूँ। तो मैं एक समाज से, तो मैं अपने आप को एक जिसको कहते हैं ना कॉमन मैन, तो मैं आज भी अपने आप को साहित्य का अंतेवासी ना मान के एक कॉमन मैन मान के करती हूँ। तो आलोचना के वो टूल्स जिनके बारे में आलोचना के नए प्रतिमान वगैरह, नामवर सिंह वगैरह ने जिनके बारे में किताबें लिखी और जिसके बारे में ये शैली, भाषा और काथ्य शिल्प के उस तरीके से मैंने कभी किसी रचना को नहीं देखा। मैं जब भी रचना को देखती हूँ तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट कथ्य होता है कि कह क्या रहे हो और उसका मंतव्य, उसका पर्पस आखिर क्या है। तो मेरे लिए वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जबकि अगर हम अपने को साहित्यकार के रूप में देखें तो साहित्यकार के लिए मैं तो ये वाली बात भी ज़रूरी है कि आपने किस भाषा का प्रयोग किया, आपकी शब्दावली कैसी है, आप में लालित्य है कि नहीं, कि आप में पांडित्य है, या आपकी कितनी अट्रैक्टिव चीज़ है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जब भी कोई लेख लिखा जाए, कहानी लिखी जाए, कविता लिखी जाए, तो फाइनली हमें ये देखना है कि लिखने वाला अपने साथ क्या पढ़ने वाला अपने साथ क्या ले जा रहा है, वो फाइनली उसका असर क्या पड़ता है। और इसीलिए मैं आज जब ये OTT प्लेटफॉर्म पे जो छोटी छोटी कहानियाँ आती हैं, टीवी में जो स्मॉल शॉर्ट स्टोरीज आती हैं, इन सबको देख के मैं देखती हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम बना सकते हैं और अब तो बहुत आसान हो गया है सबके पास, चाहे मोबाइल से बना लीजिए, चाहे कैमरे से बना लीजिए, घर में बैठ के भी स्टोरीज बना लेते हैं अच्छे अगर आपके पास मोबाइल भी हो तो। लेकिन ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि क्रूरता, निष्ठुरता, बेदिली, बेहिसी, इस तरह से चीज़ें बनाना बहुत ख़तरनाक होता है। क्योंकि मैं एक बात ये भी देखती हूँ कि देखिए ज़्यादातर जो हिंदी पढ़ने वाले लोग हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ के रहने वाले लोग, और जो अव्वल तो जो कहने में बुरा लगता है लेकिन जो भी थोड़ा समर्थ होता है आर्थिक रूप से, वो अंग्रेज़ी मीडियम में चला जाता है, उसके बच्चे अंग्रेज़ी पढ़ने लगते हैं, उसके बच्चे दूसरी कंपनियों में नौकरी करने लगते हैं, वो टेक्नोलॉजी में चले जाते हैं। हिंदी में वैसे भी थोड़ा लोअर मिडिल क्लास रह जाता है। कुछ लोग ऐसे भी रह जाते हैं जो साहित्य अभिरुचि की वजह से रह जाते हैं। तो ये जो है, इसमें इसकी आप भावनाओं को कैसे परिष्कृत करेंगे। एक्चुअली ये कहने में बुरा लगता है, हमें लगेगा कि आप बहुत पुरानी पंडितगिरी वाली बात कर रहे हो। वैसे मैंने संस्कृत पे किया है, मैं पंडितगिरी मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है। मैं अपने को बहुत प्रोग्रेसिव मानती हूँ। मैं उस ज़माने में महिलाओं के प्रति हिंसा के विरुद्ध कर रही संस्था के साथ खड़ी हुई थी जब इसके बारे में कोई नहीं जानता था। 84-85 में तो ये माना जा रहा था आप लोग घर तोड़ रही हैं, जबकि हम लोग महिलाओं को आत्महत्या और आत्मदाह और उससे दहेज हत्या से बचा रहे थे। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि जब हिंदी जगत को बहुत ज़रूरत है प्रोग्रेस करने की, ऐसे समय में हम लोगों को वो कहानियाँ कही जानी चाहिए जो किसी तरह से हमारा उदात्तीकरण भी करती हों। इतनी अधिक बेरोजगारी है, हर दूसरा जने के पास रोजगार नहीं है, बाप के पास पेंशन नहीं है, लड़के के पास जॉब नहीं है। ये हमारा मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग है। तो ऐसे समय में क्या हमारी किसी भी कहानी में ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं? नहीं दिखाई दे रही हैं। ये स्थिति और भी बेकार थी जिस वक्त प्रेमचंद का लिख रहे थे। गरीबी, बेरोजगारी आज से भी थोड़ी ज़्यादा ही थी, लेकिन उनकी चीज़ों में भी आप बड़े घर की बेटी और वो सब थोड़ी सी कहानियों में आप देखेंगे कि जो उदात्तता की फीलिंग है। एक वो कुत्ते वाली कहानी है जो उसको लेके किसान और वो कुत्ता है, या तो पोस की रात। तो जब वो इतनी जिसको कहते हैं ना विस्तार कर रहे हैं अपनी संवेदनाओं का, तो इस समय तो सारा फलक हमारे आगे है, इतना बड़ा विधान है। तो ऐसे मौके में वो कहानियाँ जो
हमें और हमारी भावनाओं को उदात्त बना सके, सबलाइन कर सके, उसकी बहुत ज़रूरत है। और ऐसी कहानियाँ थोड़ी सी कम आ रही हैं। कभी कभी अच्छा लगता है, टीवी में हम देखते हैं, कभी कभी वो उन कहानियों को भी वो लोग ले रहे हैं, लेकिन लेखन में वो चीज़ें कम आ रही हैं। मैं बेसिकली यही जानना चाह रही थी कि नहीं भी इसका जवाब दिया जा सकता है। मेरी पुरुष आलोचक और स्त्री आलोचक में बुनियादी रूप से क्या कोई भेद है या नहीं है? मुझे लगता है कि एक तो महिलाएं आलोचना के क्षेत्र में लगभग नगण्य है। मुझे लगता है कि 2-4 चीज़ें मैंने लिखी हैं और एक रोहिणी अग्रवाल लिख रही हैं, एक आध निर्मला जैन ने भी शायद लिखी है, निर्मला जी लिखते हैं। लेकिन जितने बहुत ही ज़्यादा आलोचक जिनका नाम हुआ और जो लगातार लिख रहे हैं, उनमें पुरुष ही अधिक हैं। एक तो महिलाएं इस क्षेत्र में नहीं आई। दृष्टि में फर्क तो जरूर होगा, मतलब मैं अपनी दृष्टि में फर्क तो जरूर मानती हूँ। जी जी। दृष्टि में फर्क है। देखिए, महिला दृष्टि में और पुरुष दृष्टि में वो जिस तरह से पोजीशन है समाज में, वही अलग है। कि एक जना झोपड़ी में बैठ के संसार को देख रहा है, एक जना बिल्डिंग में बैठ के संसार को देख रहा है, कोठी में बैठ के संसार को देख रहा है, यूएसए में देख रहा है, एक इंडिया में देख रहा है, उसमें फर्क तो है। दूसरा, जो महिलाएं हैं वो कितनी भी एजुकेटेड हों, ज़्यादातर तो अपने हिंदी में वही लिख रही हैं जो प्रोफेसोरियल काम कर रही हैं, कई टीचर्स हैं, कई वो हैं, ज़्यादातर तो वही हैं। वो अपनी घरेलू दायित्वों को संभालती हुई, अपने बाल बच्चों को पालती हुई, उनका निर्वहन करती हुई, उस तरीके से ये कर रही हैं। कुछ जो अब आई हैं, जो नई लेखिकाएं आई हैं, जिनको हंस वाले ग्रुप ने बहुत प्रमोट भी किया है, जो वो उस तरीके की कहानियाँ भी बहुत लिख रही हैं, जिसमें ये कह रही हैं कि वो एक लड़की किसी भी लड़के के साथ, जैसा कि आपने बात उठाई भैया ने कि वो एक लड़के के साथ चली गई, फिर दूसरे के साथ चली गई, फिर तीसरे के साथ चली गई, तो वो भी सामान्यीकृत होने वाली चीज़ नहीं है। इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है कि ये लड़कियां, और हम ये भी नहीं कह सकते कि ऐसी नहीं हैं, क्योंकि ऐसी हज़ारों लड़कियां हैं जो मुजफ्फरपुर से निकल के, पटना से निकल के, या रायबरेली। अच्छा, इसी बात पर ये बताइए कि जैसे जब स्त्री आलोचक आपने कहा नज़र हाँ भिन्न होगी ही उसकी, होगी भिन्न, तो ये बताइए कि स्त्री क्या पैदाइशी नारीवादी होती है या उसको सजग बनाया जाता है, सजग बनती है, सीखती है, देखती है लगातार? क्योंकि महिलाएं ऐसी भी तो हैं जो पितृसत्ता की पोषक हैं, जो पितृसत्ता की पहरेदार हैं, ऐसी भी तो महिलाएं हैं, ज्यादातर महिलाएं ऐसी है ना। लेकिन जब हम उन पर काम करते हैं, और आप तो एक संगठन में लगातार आप 32, 35, 40 सालों से काम कर रही हैं, आप इस बात को बेहतर तरीके से जानती हैं कि कितनी बार महिलाओं को ये समझाना पड़ता है कि तुम्हारा पति तुम्हें पीटता है, ये सही नहीं है, यही गलत है। देखिए, नारीवाद को हम लोगों ने एक बड़ी फिलॉसफी की तरह से नहीं समझा और उसको उतनी बड़ी जगह नहीं दी है। जिस तरह से एग्जिस्टेंशलिज्म और वेदांत और न्याय और सांख्य और ये सब है, उसी प्रकार से फेमिनिज्म को एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण थ्योरी की तरीके से स्थापित करने और उसको आदरपूर्ण जगह देने की ज़रूरत है। फेमिनिज्म एक बहुत बड़ी थ्योरी है। जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल ने ये वाली बात कही कि इंडिविजुअल महत्वपूर्ण है, न कि जातियाँ, न कि देश, न कि धर्म, तो उनके बीच में इंडिविजुअल बड़ा है। उसी तरीके से नारीवाद, और नारीवाद क्या कहता है? नारीवाद का मतलब है स्त्री एवं पुरुष समकक्ष हैं। अब इसमें कौन माई का लाल है जिसको इस बात से समस्या हो जाए? उसको नहीं, फेमिनिस्ट ऐसे करती, फेमिनिस्ट वैसे करती हैं, फेमिनिस्ट मारती हैं, पीटती हैं, वो लड़ती हैं, घर तो मतलब कुछ भी लोग बोलने लगते हैं बिना ये समझे हुए। हाँ, तो इसीलिए ये सवाल है कि जैसे स्त्री और पुरुष आलोचक में फर्क तब होगा जब स्त्री भी उतनी ही सजग नारीवादी होगी, या महिला दृष्टि से, या वो मानवीय मूल्यों को समझ पा रही होगी। नारीवाद हो या हम किसी भी वाद की बात करें, तो बेसिक बात तो ये है ना कि वो मानवीय दृष्टिकोण चाहते हैं। हम भी मानवीय दृष्टिकोण चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मनुष्य और मनुष्य के बीच में जाति के स्तर पे, लिंग के स्तर पे, देश के स्तर, राष्ट्रीयता के स्तर पे फर्क ना करें। हाँ, देखिए, हुआ ये है कि जिसको कहते हैं
क्या कहा जाएगा कि जिसका मुद्दा उसकी लड़ाई और जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई। एकदम एकदम, एक बहुत तो अच्छी बात है, हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो ये औरत का मुद्दा है। लेखक क्योंकि ज़्यादातर आदमी रहे, समाज सुधारक ज़्यादातर आदमी रहे, और औरतों ने भी जिन्होंने ज्वाइन किया वो आदमियों ने उनको भी अपने साथ ज्वाइन करवा लिया, और उनको लाइक एनी अदर पर्सन, एक जितने जैसे सब आदमी थे वैसे ही औरतें बनी। औरतों का मुद्दा अलग से उठाने की उन्होंने कोशिश नहीं की। अब जब औरतों के मुद्दे उठे तो जो शुरुआत के जो नारीवादी आंदोलन की चीज़ें थी कि समान वेतन, 8-8 रुपए मिल रहे हैं तो 8-8 रुपए मिले, 40 रुपए मिल रहे हैं तो समान काम के घंटे समान हो, काम उनको उतना दिया जाए, उन पे बात हुई। लेकिन उसके बीच में जो ये बात हुई कि वो औरत किससे बोलेगी, औरत किससे चालेगी, वो किसी आदमी से बात करेगी कि नहीं, अगर सिंगल वुमन है तो वो कहाँ रहेगी, और वो अपने भाई के घर में नंद के रूप में रहेगी, या उसके पति का निधन हो गया तो वो कहाँ। तो ये जो मुद्दे हैं कि क्या एक औरत का भी अपना एक अलग से जीवन होता है, होना चाहिए उसकी। तो जो आपने एक बात कही कि क्या उनकी दृष्टि अलग है, दृष्टि अलग है और दृष्टि अलग होनी चाहिए और उसको अलग से दिखाया जाना चाहिए। हमारी महिला लेखिकाओं ने भी ये बात बहुत गलत की कि बहुत सारी हमारी, मुझको लगता है 100 में से 99 लेखिकाएं यही प्रूव करती रहीं कि वे नारीवादी नहीं हैं। और अपने जब भी कभी लेख लिखने का मौका आया, मैंने जब लेख लिखा था तो उसके बाद जितने ने लिखा था उनमें सब ने कहीं ना कहीं मेंशन कर दिया था कि मैं नारीवादी नहीं हूँ और मैं मानवतावादी हूँ। मैं नहीं मानती कि मानवतावाद कोई चीज़ होती है एग्जैक्टली। क्योंकि मानवतावाद अगर होता तो अगर अंग्रेज लोग भारत पे शासन कर रहे थे तो वो भी तो मानव थे, हमने उनको क्यों भगाया? तो तुम भी मानव हो, हम भी मानव है। सही बात। कोई अगर दूसरे का शोषण कर रहा है तो हम कहेंगे भाई मानव ही तो शोषण कर रहा है, तो मानवतावाद है। मानवतावाद है। तो मानवतावाद क्या? जब आप इक्वालिटी की बात करते हो, आप ये देख के चलते हैं कि स्त्री की कुछ खास खूबियां हैं जिनके साथ वो बड़ी हो रही है, आदमी की कुछ खास खूबियां हैं उनके साथ बड़ा हो रही है, और हम उनमें कोई खास खूबियों को दबाते हैं, उनमें कोई खास खूबियों को आगे। जैसे आज लड़का रोएगा नहीं, बहादुर बनेगा, कमा के लाएगा, घर से बाहर निकलेगा। लड़की जोर जोर से मत हंसो, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आते, तुम तो बड़ी क्रूर हो, तुम इतनी दूर नौकरी करने कैसे जाओगी। तो जो लड़कियां बड़े से बड़े उच्च से उच्च पदों पे जा सकती थी वो अब जा रही हैं 21वीं सदी में। पहले क्या उनमें ये योग्यता नहीं थी, उनको बाहर नहीं भेजा जा सकता था, इक्के में बैठ जाती थी और चारों तरफ चादर तान दी जाती थी। किस डर से तानी जाती थी? पुरुषों के डर से ही तो हमने पुरुष दृष्टि ऐसी क्यों बनाई थी कि जो महिला को उससे बचा बचा के रखना पड़े। आप देखिए कि प्रेमचंद की भी प्रारंभिक कहानियों में इस प्रकार का वर्णन है कि वो लड़की खिड़की पे बैठती थी और आदमी देखता था। तो इस प्रकार की कहानी प्रारंभिक कहानियों में वो सब बातें आती हैं। कोई उपन्यास पुरुष पढ़ रहा है, आलोचक पुरुष पढ़ रहा है, और वही उपन्यास स्त्री आलोचक पढ़ रही है। जब दोनों उसके बारे में लिखेंगे तो आप क्या सोचती हैं? क्या मान लीजिए वो स्त्री आलोचक आप हैं और पुरुष आलोचक आप कोई भी सोच लीजिए, तो आप जो लिखेंगी और वो जो लिखेंगे, आपको क्या एक काल्पनिक तौर पर आप क्या सोचती हैं दोनों में क्या भिन्नता होगी? वही वो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो कि इस समय नारीवादी आलोचकों के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है कि जो लोगों को ये सिखाए कि इस कहानी को कैसे पढ़ो, इस कहानी में क्या देखो, प्रेमचंद की कहानी में क्या देखो, और आज जो OTT प्लेटफॉर्म पे कहानी सुनाई दे रही है उसमें क्या देखो। क्योंकि जब हम किन कहानियों की बात करें, जब हम यहाँ हम एक बात जोड़ना चाहेंगे कि रोहिणी अग्रवाल जी की किताब है पूरी, उपन्यासों में पुरुषों के कई चरित्र हैं, उसमें उन्होंने प्रेमचंद पे जब अपना विश्लेषण उन्होंने कहा है कि मैं किसी को छोटा करने के लिए मैं नहीं लिख रही हूँ, पर उन्होंने प्रेमचंद को अपनी निगाह से, जिस निगाह की आप बात कर रही हैं, स्त्रीवादी निगाह, नारीवादी निगाह से उन्होंने प्रेमचंद का आकलन किया और उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कहीं जो पुरुषों के, अभी के वर्तमान पुरुषों के गले के नीचे नहीं उतरी। मैंने व्यक्तिगत रूप से सुना है कि मंच पे से लोग उठकर, जब वो दिल्ली में बोल रही थी तो उठ के चले गए। तो हमारे यहाँ जो ये फ़र्क है ये तो बिल्कुल है। रोहिणी जी की निगाहों से आप प्रेमचंद को देखिए और कहानियाँ, उन्होंने बहुत सारी कहानियों का आकलन किया है, उनका अप्रोच बिल्कुल अलग है। तो एक औरत का अप्रोच अलग तो वही होता ही है। हमारे यहाँ के जो पुरुष लेखक हैं जो बहुत प्रगतिशील हैं, वो भी अपने संस्कारों में, अपने व्यवहार में इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, वो बराबर का दर्जा नहीं दे पाते।
बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और ये स्त्री पुरुष की बात नहीं है, आप जो बात करें बहुत सही मुद्दे पे है कि मानवीयता की बात है। स्त्री बहुत समर्थ है। हम जब मंच पे बोलते हैं, सब बोलते हैं स्त्री क्या नहीं कर सकती, वो ये कर सकती, वो कर सकती। मैं प्रायः पूछती हूँ कि जो औरत हवाई जहाज नहीं चलाती, जो औरत डॉक्टर नहीं बनती, जो औरत ये नहीं करती, क्या वो इज्जत की पात्र नहीं है? क्या उसको वो सम्मान सिर्फ मानवीय होने की वजह से उसको वो ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए जो पुरुष को मिलता है? तो इस पे लोगों को बहुत ताज्जुब होता है। अब अपनी बात कर रही हूँ, रोहिणी जी की वो किताब पढ़ने लायक है। देखिए, जो स्त्री दृष्टि से चीजों को देखने में, जैसे फर्ज करिए वही मैंने आपको कहा साहब बीबी गुलाम है, आप उसको स्त्री दृष्टि से हाँ। देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो उस पूरी व्यवस्था में स्त्रियां कहाँ हैं। एक बूढ़ी औरत है जो दिन भर हाथ धोती रह रही है, गहने बनवा रही है, गहने तुड़वा रही है। एक छोटी बहू है जो मोहिनी सिंदूर मंगवा रही है कि किसी तरह उसका पति उसकी तरफ देख ले। उसमें वो इतनी बंधी हुई दिखाई दे रही है। आज की तारीख में अगर हम वो फिल्म किसी नए बच्चे को दिखाएं जिसने पुरानी कोई चीज नहीं देखी है, वो कहेगा ये लोग घर से निकलती क्यों नहीं, इन्हें कौन रोकता है, इन्हें किसने रोका है। ये सवाल वैसा ही है जैसे मैंने किसी से पढ़ा था कि सवर्ण जातियों के लोग दलितों को कुएं से पानी नहीं लेने देते थे, तो किसी ने इस पे सवाल किया, आजकल के ही किसी बच्चे जैसा ही ये सवाल था कि तो दलितों ने अपना कुआं खुद क्यों नहीं खोद लिया। अरे भाई, वो बात दबंगई की है ना, जब वो कुएं से पानी नहीं लेने दे रहे तो खोदने भी नहीं देंगे। तो सवाल ये कि जब आप ऐसी व्यवस्था करते हैं तो वो व्यवस्था जो होती है ना, वो भौतिक की जगह मानसिक होती है। हाँ। बहुत सी चीजें भौतिक मानसिक गुलामी जो औरतें जिस तरीके से पाली जाती हैं, तो वो एक मानसिक गुलामी की तरह में जीवन जी रही होती हैं। हम लोगों ने जो अपने समाज में काम किया कि एक शहरों में एक वर्ग ऐसा भी पैदा हो रहा है कि जैसे जो घरों में काम करने वाली, बर्तन मांजने वाली या कामगार महिलाएं हैं जो कम से कमाती हैं, उनकी लड़कियां हैं जो पढ़ भी रही हैं, तो वो ना तो पूरी तरह मध्य वर्ग में है, ना ही बिल्कुल ही निम्न वर्ग में अनपढ़ वाली हैं। तो उनमें खास किस्म की तरफ है और उनमें खास किस्म का विद्रोह है। और जब वो बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि कितनी बदतमीजी से बोल रही हैं। तो हम उस प्रकार की महिलाएं जिनको हम लोग कहते हैं शहरी स्लम्स में, जिनको रह रहे हैं, जो झोपड़ी बना के या कच्चे पक्के से मकानों में, लेकिन उनको ये पता है कि कोई लोग कारों में जा रहे हैं, कोई लोग लाखों रुपए फीसें दे के पढ़ रहे हैं, हम इस तरह से स्ट्रगल करके रह रहे हैं। लेकिन ऐसी लड़कियों के साथ हम बहुत सारा काम इस वक्त कर रहे हैं। ये एक ऐसा वक्त तैयार हो रहा है जो अपने साथ के लड़कों से पिटने को तैयार नहीं है। अब लोग ये कह रहे हैं कि घर टूट रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा दिन तक टूटे नहीं रहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपके व्यक्तित्व पर आपका आलोचकीय पक्ष प्रमुख है या फिर जो आप संगठन में जिसका नाम है सुरक्षा, जिसमें आप जुड़ी हुई हैं, वो पक्ष ज्यादा ऊपर आ रहा है? क्योंकि मैं बात करते हुए लगातार ये पा रही हूँ कि ये एक्टिविस्ट और आलोचक, फिलहाल एक्टिविस्ट ऊपर चल रहा है। नहीं, देखिए क्या है कि एक्टिविज्म में तो हुआ कि जब हम समाज से जुड़े हुए हैं तो हमारा जो कच्चा माल है वहीं से आता है, वो तो वहीं से आ रहा है। और जो साहित्य है, जैसे मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा है, तो जब मैं किसी से बात कर रही होती हूँ तो मेरे दिमाग में एक तरीके का राग सा चलता सा रहता है। मैं किसी भी वक्त जब अकेली हो जाऊंगी तो मैं कोई गाने से लगूंगी। इसी तरह से जो साहित्य है वो हमारे दिमाग को एक खास किस्म का संस्कार देता है, परिष्कार देता है। तो उससे फायदा क्या हुआ है आपको? जैसे हमारे संगठन में बहुत लोग काम करते हैं, तो जब कोई जना कोई बात कह रहा होता है, अपना बात बता रहा होता है, तो मैं उसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में रख के देख लेती हूँ कि जैसे आजकल घरों में बहुत जो झगड़े हैं वो तो हैं ही, आदमी में ये कि मेरी बात क्यों नहीं मानी, मेरी बात क्यों नहीं मानी। मैं बार बार ये वाली बात कहना चाहती हूँ कि साहित्य जिस चीज़ को नहीं देख पा रहा है और वो महिला की परिस्थिति में अब उसकी यौनिकता के बारे में भी बहुत सारी बात होने लगी है, लेकिन ये बातें वो लोग कर पा रही हैं, लड़कियां जो अपने छोटे छोटे गांव में से निकल के दिल्ली जैसे शहरों में आ बसी हैं और जहाँ पे वो ये बात कह रही हैं। ये लड़कियां क्या अपने गांव में जा पाएंगी? ये वहाँ की लड़कियों में ये जागृति पैदा कर पाएंगी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और दूसरा इसी में कि सिर्फ यही उनकी आज़ादी का मानदंड नहीं है, क्या वो ये बात समझ रही हैं कि सिर्फ एक यही चीज़ नहीं है, बाकी भी बहुत कुछ है।
कुछ मतलब कुल मिलाकर के जो स्त्री की स्थिति है समाज में, या एक जो मुक्ति का जो स्वप्न है, मानव मुक्ति का जो स्वप्न है, क्या ये वहाँ तक जा रही हैं, पितृसत्ता को उस रूप में समझ रही हैं, या सिर्फ एक वो विद्रोह की तरह कि हम इन बंधनों में थे, अब हम इन बंधनों को तोड़ रहे हैं और यही आज़ादी है? देखिए, ये जो आप प्रश्न इस तरह कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आप ठीक कह रहे हैं, और मुझे भी कई बार लगता है हम ठीक कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो बात कहना है, मैं उतना कहना चाह रही हूँ या नहीं चाह रही हूँ, लेकिन कह देती हूँ जो आप कह रहे हैं कि जो औरत की जो बेड़ियां हैं जो उसे पीछे रखती हैं, वो सच बात तो यही है कि उसको सेक्सुअल फ्रीडम नहीं है। सच्चाई भी यही है। ठीक बात है कि वो देवर Choice से नहीं बोलेगी है। कि नहीं, ससुर से बोलेगी कि नहीं, जेठ से बोलेगी कि नहीं, पड़ोसी से बोलेगी बहुत कि बड़ा नहीं, मुद्दा एक है। खास जगह जाएगी कि नहीं जहाँ आदमी है वहाँ उसका हस्बैंड या कहेंगे। हम खुद अगर अपनी बेटी को, अपनी बहन को या अपनी छोटी अपने से यंगर को कहीं भेजेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ आदमी सब पान खा के अगर ताली पीट रहे होंगे तो हम कहेंगे भैया यहाँ जॉब ना करो, है ना। तो किस चीज़ से हम डरते हैं कि कहीं उसके प्रति सेक्सुअल असॉल्ट ना हो, है ना। है तो बात ये बहुत बड़ी। तो हमने पुरुषों को ऐसा बनाया है कि बिल्कुल हमें लगता है कि उनकी जो छवि, जो कलेक्टिव छवि है वो ये है कि एक वो हिंसक पशु हैं, कि एक वो बब्बर शेर घूम रहा है कि मेरा हिरन जाएगा तो उसको वो, बब्बर शेर कहना थोड़ा सम्मानजनक शब्द है, भेड़िए कहना कि वो उसको खा लेंगे, है ना। तो हमने आदमियों की जो उसको परिष्कार नहीं किया। दूसरी ओर जो हमारा साहित्य है, इसमें पूरा प्रारंभ से वो रीतिकाल, मैंने जो नवरीतिकालीन संपादक कहा था राजेंद्र यादव को, उनकी जिस प्रकार की कहानियाँ बहुत छापने लगे थे, उस वजह से वो भी यही था कि आपका जो पूरा जायसी वायसी पूरा नक्शिक वर्णन, और उसका आप संस्कृत की कविता, मैंने संस्कृत में नहीं किया, संस्कृत की कविता आप पढ़िए तो पूरा ये वक्षस्थल और ये कमनीय कटी और नितंब यही सब लिखा रहता है, तो वो भी कोई कम नहीं है। तो जहाँ से आप चले हैं तो वो जो सोच बनी है वो लगभग वही है। तो जो यहाँ महिला है इंडिया की, उसके आगे एक बहुत ही बड़ा संघर्ष है। अब ये जो आजकल का टाइम है, इसमें क्या हुआ, आज से 20-25 साल पहले, 40 साल पहले जब हमने काम शुरू किया था तो पूरा देश एक रोशन ख्याली की तरफ बढ़ रहा था। तब मेरे ख्याल में राजीव गांधी की गवर्नमेंट, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन वैसे ही से टाइम्स थे, 80s की बात है, क्योंकि गवर्नमेंट से हमारा लेना देना नहीं है हम लोग, लेकिन पूरे वातावरण में एक तरीके की खुशनुमा चीज़ लग रही थी कि अब लड़कियाँ ये भी करेंगी, अब ये भी करेंगी, और बदलाव शुरू हुआ था। और वो जब बदलाव जहाँ तक पहुँचा था, अब वो फिर संप्रदाय और लव जिहाद और इस प्रकार की बातें होने लगी जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो जब हमने संकीर्णताएं दोबारा से हावी हो गई। तो शरीर पे जोर भी बहुत है। नहीं, यही पे मेरा सबमिशन है कि यही आपने बिल्कुल सही। अच्छा, मैं इस बात को भी आपसे पूछ ही लेती हूँ कि एक आलोचक के रूप में आपकी क्या अपेक्षाएं हैं और क्या आपके अनुभव हैं? मुझे ये लग रहा है कि समाज में जो लोग लिख रहे हैं कहानियाँ और ख़ासकर निबंध, उनको आंखें खोल के चारों तरफ देखने की ज़रूरत है। मैं कोई आसमान से तो टपकी नहीं हूँ, और ना ही मैं उस वर्ग की हूँ जो स्लम में रहता है। जब मैं मध्य वर्ग की होके, और मेरे जैसे और कई समाज सेवी ज़रूर होंगे जो ये सब चीज़ें देख लेते हैं, तो इन्होंने क्यों नहीं सोचा। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कोई साहित्यकार हूँ, मैं कोई चीज़ लिखूंगा जिसको बाकी लोग पढ़ें और मैं एक्सपेक्ट करूँ कि लोग पढ़ें, तो आपने क्या लिखा है। तो ये नहीं हो सकता कि आप किसी प्राचीन परंपरा के रूप में कि कहानी कैसे लिखी जाती है उस हिसाब से आपने कोई प्रेम कहानी लिख दी, या कोई नफरत की कहानी लिख दी, या आपका खुद का कोई प्रेम टूट गया तो आपने स्त्री विरोधी कहानी लिख दी, या आपका प्रेमी भाग गया तो आपने कोई पुरुष विरोधी कहानी लिख दी। इससे बाहर आने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हम महत्वपूर्ण कहानियाँ नहीं लिख रहे, हम महत्वपूर्ण साहित्य सर्जना नहीं कर रहे हैं। और इस बात का रोना बेकार हो जाएगा कि हमारी चीज़ कोई क्यों नहीं पढ़ता, और हमारा जो मैगजीन 8000 प्रतियाँ छपता था वो 7000 छपने लगा, 5000 छपने लगा, और 5000 भी नहीं लिखती हैं। क्योंकि आप दुनिया कहाँ जा रही है और आपने क्या चीज़ नहीं कही है, ये देखा जाना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ मेरे जैसा व्यक्ति जो कि कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नहीं है, और मैं कोई दुनिया की सबसे बड़ी समाज सेवी नहीं हूँ, मैं जान सकती हूँ तो इनको क्यों नहीं पता चला।
तो डॉक्टर्स के पास बैठिए, उनके पास जो गर्भवती महिलाएं आती हैं उनसे बात करिए, जो अस्पताल में बैठे हुए जिनका इलाज हो रहा है, जिनका नहीं हो पा रहा है, उनसे बात करिए, तो सारी चीज़ आपके सामने आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि साहित्यकारों को इस बात की बहुत ज़रूरत है कि वो समाज के किस किस क्षेत्र में से उनको क्या क्या ग्रहण करना है उसके ऊपर काम करें, बजाय इसके कि प्रोडक्शन करें। रॉ मटेरियल के बिना अगर वो प्रोडक्शन करेंगे तो उनका जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल खोखला ही होगा। फिर बस इस बात का रोना रह जाएगा कि लोगों ने हमको पढ़ा क्यों नहीं और हमको सराहा क्यों नहीं।